पिछले क्लास में आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। कई पार्ट में दिया था। तो क्वेश्चन ये था, आप लोगों को याद होगा कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ग्राउंड में फ्लैट है उस पर कार चल रही है, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो बताना था कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, ग्राउंड के द्वारा, रोड के द्वारा कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, कितने एंगल पे लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है, तो उसको डिस्कस करते हैं। चलिए पहले तो मैं, अच्छा हाँ, यदि जितना मैं क्वेश्चन दिया था उसमें फोटो वोटो नहीं बना था ना, तो अच्छा फोटो भी दिया जा सकता था वैसे। तो फोटो पे पहले एक रफ डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, तो मैं बना देता हूं। पहले ये है, ये रहा रेडियस आर, और ये कार, अच्छा ऑब्लिक व्यू है। जैसे मान लीजिए कोई ग्राउंड है, ट्रैक है, और इस पे कोई गाड़ी चल रही है ऐसे, तो उस पे ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे ना, ऊपर से देखेंगे तो कंप्लीट सर्कल नजर आएगा, है ना ऐसे। और लेकिन जब आप एंगल पे देखेंगे, कहीं पे ट्रैक है सर्कुलर और एंगल पे देखेंगे तो इलिप्टिकल ऑब्लिक व्यू कहेंगे, और सो के देखेंगे तो लाइन नजर आएगा ऐसे। तो ये हम लोग ऑब्लिक व्यू इसलिए बनाते हैं ताकि एक्सिस भी दिखे, पूरा सर्कल भी दिखे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखे, इसलिए ऑब्लिक व्यू बनाते हैं। नहीं तो टॉप से देखेंगे तो हमें ऐसा बनाना चाहिए था, ऐसा सर्कल बनाना चाहिए था। बल्कि कहिए तो बना देता हूँ यार, रहने देते हैं, आप समझ रहे होंगे हमें लग रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी है, कार है यहाँ पर, कार जा रही है ऐसे, कार जाके ऐसे मुड़ने वाली है ना, इस तरह से वी दिया हुआ है, रेडियस दिया है ऐसे। तो डिटेल जितना भी मैं दिया था पहले, क्वेश्चन बता देता हूँ। एक गाड़ी है जिसका मास है 800 kg, मान लीजिए नैनो कार है तो इतना ही होगा। रेडियस में दिया था 100 मीटर, है ना, और लिखा था कि कांस्टेंट स्पीड v से 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। रेडियस तो मीटर में है, ठीक है। मास भी केजी में है, ठीक है। मास यदि किसी और में दिया होता तो उसको केजी में बदल लेते, रेडियस किलोमीटर या सेंटीमीटर में दिया होता तो भी मीटर में बदल लेते। ये थोड़ा दिक्कत है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आईएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में हम लोग ऐसे करते हैं, 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। 5/18 मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों से ये गलती हो जाता है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करते हैं किलोमीटर पर आवर को। एक ये बात है। दूसरा, जितना डिटेल, फिर से जितना डिटेल दिया है उसमें क्वेश्चन ये है कि एक ग्राउंड है, इतने केजी की कार इतने रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर इतने कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो बहुत सारी चीजें पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन बताइए कार का, है ना। तो कई लोगों के दिमाग में क्या आता है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। गलत। कांस्टेंट स्पीड से, कई लोग सोचते हैं ना कि एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड बढ़नी चाहिए, गलत है। एक्सेलरेशन में स्पीड का बढ़ना नहीं, वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। मतलब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, मस्ट है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन का होना मस्ट है। ये सही है। ये नहीं कि स्पीड बदल रहा है तो जरूर वेलोसिटी बदल रही होगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है
तो वेलोसिटी बदल भी सकती है, नहीं भी बदल सकती है, क्योंकि स्पीड का मतलब है वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड। फिर से सुनो, फिर से फोकस करो मेरी बात पे। ये मैं तो कहूँगा डायनामिक्स का मोस्ट फंडामेंटल स्टेटमेंट है, मोस्ट फंडामेंटल कहूँगा इसे। तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। वेलोसिटी में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड बदलेगा तो भी वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन केवल बदलेगा, मैग्नीट्यूड न बदले। एक बार मैग्नीट्यूड बदले डायरेक्शन न बदले, एक बार डायरेक्शन न बदले मैग्नीट्यूड बदले, और दोनों बदले दोनों न बदले। ये चार संभावनाएं हैं। तो मैग्नीट्यूड बदले केवल, डायरेक्शन न बदले तो भी वेलोसिटी का बदलना मानते हैं। अच्छा, डायरेक्शन न बदले केवल मैग्नीट्यूड बदले तो भी वेलोसिटी का बदलना मानते हैं, दोनों बदले तो भी वेलोसिटी का बदलना मानते हैं। वेलोसिटी तो केवल तभी नहीं बदलती है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों न बदले। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन का बदलना मस्ट है। और सर्कुलर क्या, कर्व मोशन में कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्व मोशन में कैसा भी, कर्व मोशन में डायरेक्शन का बदलना मस्ट है। और डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी तो बदल ही रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो कृपया 9th वाला दिमाग से निकालें, जिसमें केवल हम लोग मैग्नीट्यूड को बदलने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए और डायरेक्शन को कम इंपॉर्टेंस दिए। और लेवल छोटा था तो कोई बात नहीं, चल गया काम, लेकिन लेवल कभी तो हाई करो। तो वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सेलरेशन है। और वैसे भी एक चीज बता दूं आपको, कर्व मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन को दो पार्ट में सोचना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल हो या न हो, कर्व मोशन में रेडियल एक्सेलरेशन तो होता ही है। ये भी आज एक ध्यान दे लो। तो चलो देखते हैं, कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन या कांस्टेंट स्पीड कर्व मोशन, दोनों एक ही बात है, एक ही तरह की बात है। कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन या कांस्टेंट स्पीड एनी कर्व मोशन में केवल रेडियल एक्सेलरेशन होता है। रेडियल को हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो कह सकते हैं केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। क्यों मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहा हूं, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना। आपको पता है कि दुनिया में कहीं पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखा हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो काट के स्पीड लिख दो, और चाहे कहीं पे स्पीड लिखा हो तो वहां पे काट के मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिख दो, सही हो जाएगा। तो स्पीड यदि कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ही जिम्मेदारी होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलना। तो स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, इसलिए केवल रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके पास है, जिसको नेट भी बोलेंगे। ए नेट ही क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये होता है v²/r। तो v कितना, 15² कितना, 100। इसको सॉल्व करो, तुम्हें मिलेगा 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल, 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये हो गया। अब कोई हमसे पूछेगा कि बताइए कार पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, रोड के द्वारा नेट फोर्स कितना लग रहा है, अर्थ के द्वारा फोर्स कितना लग रहा है, रोड और कितने एंगल पे लग रहा है, बहुत कुछ पूछा जा सकता है।
पूछा जाए कुछ भी, फोकस करो, ध्यान दो और लिखो। करता हूं मैं, ध्यान से सुनो। तो सभी लोग ध्यान से सुनो। ये देखो, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। गाड़ी ऐसे मुड़ रही है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। नीचे एमजी, चारों पहिया मिलाकर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और इधर की तरफ, अच्छा ये देखो ना, एमजी किधर लेके जाना चाहता है? नीचे। जब आप सीढ़ी से उतरते हैं तो आपको पता है कौन उतारता है? एमजी। कितना इंटरेस्टिंग है। एमजी नहीं होता तो आप जैसे उतरते हैं वैसे नहीं उतर पाते, कहीं पे डंडा उंडा से आपको कहीं फोर्स वोर्स लगा के अपने आप को नीचे करना पड़ता है। ग्रेविटी आपको उतारती है। तो ग्रेविटी किधर लेके जाना चाहती है? दुनिया में हर चीज को किधर लेके जाना चाहती है? नीचे। और जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो नॉर्मल ज्यादा होता है, नॉर्मल लेके ऊपर जाता है। एमजी तो लगता ही है, लेकिन नॉर्मल जाता है तो ज्यादा होता है तो ऊपर जाते हैं। अब बताओ, एमजी का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट 90 डिग्री पे, एमजी का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट 0, नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट 0। अब बताओ हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या लग सकता था? फ्रिक्शनल फोर्स, केवल फ्रिक्शनल फोर्स। इंटरेस्टिंग। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाता है, याद दिला देता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम में बॉडी बनाते हैं जो बना हुआ था पहले से ही, एमजी दिखाते हैं। एमजी क्योंकि फील्ड फोर्स है तो सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद कॉन्टैक्ट गिनते हैं। तो जल्दी से देख के बताइए, कार यदि सिस्टम है तो एमजी तो दिखा दिया हूं। कॉन्टैक्ट के नाम पे रोड के अलावा अब कुछ भी नहीं है हमारे पास, केवल रोड है या ग्राउंड कह लीजिए। और ग्राउंड, सरफेस, सरफेस दो तरह का फोर्स लगा सकता है। एक तो नॉर्मल बोलते हैं, इसके द्वारा इस पे नॉर्मल अंदर और इसके द्वारा इस पे नॉर्मल ऐसे। और दूसरा सरफेस के प्लेन में फ्रिक्शनल फोर्स है ना। तो स्मूथ सरफेस केवल एक फोर्स लगाता है, नॉर्मल। और रफ सरफेस दो फोर्स लगा सकता है, नॉर्मल एज वेल एज फ्रिक्शन। नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के प्लेन में लगता है। तो देखो, ग्राउंड के प्लेन में लग रहा है और मजबूरी है इसको फ्रिक्शन कहना, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि सेंटर की तरफ जब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ लग भी नहीं सकता, क्योंकि तीन ही फोर्स आपको दिख भी रहे हैं। एमजी तो नीचे, वो मोड़, बताओ कार को या किसी भी चीज को, कार को, बाइक को, साइकिल को, या तुम दौड़ के मुड़ जाओ दौड़ते हुए ऐसे, इन सबको हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मोड़ने का काम केवल फ्रिक्शनल फोर्स करता है। ठीक है, तो और कोई कर भी नहीं सकता। और कितने इंटरेस्टिंग है, पूरा डिटेल सुन लो। बल्कि यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे या रोड पे दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आते हैं, जाते हैं, गाड़ियां दौड़ती आती जाती हैं, मुड़ती हैं, जितना भी रियल लाइफ में इन सब चीज़ों को देखते हो ना, सच्चाई ये है कि हमको चलाने वाला भी फ्रिक्शनल फोर्स है, कोई और चला भी नहीं सकता, क्योंकि एमजी तो नीचे लेके जाना है, लेके जाना चाहता है, और चलना आपको ऐसे है ना। नॉर्मल भी आपको नहीं चला सकता, क्योंकि नॉर्मल तो लगता ऊपर है और चलना आपको ऐसे है। यदि मैं रेस्ट में हूं और दौड़ने लगूं ऐसे, तो हमको कौन चलाया? फ्रिक्शनल फोर्स। हमको कौन रोकता है? दौड़ते हुए फिर रुक जाता हूं तो कौन रोकता है? फ्रिक्शनल फोर्स। अब मुड़ूं ऐसे मुड़ूं तो हमको कौन मोड़ता है? फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली गाड़ियों में भी यही होता है। गाड़ी को, व्हीकल को कौन चलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स। गाड़ी को कौन रोकता है? फ्रिक्शनल फोर्स। गाड़ी को कौन मोड़ता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि न इंजन गाड़ी को चलाता है, न ब्रेक गाड़ी को रोकता है, न हैंडल गाड़ी को मोड़ता है। ये तीनों फ्रिक्शनल फोर्स करता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब रोल प्ले करते हैं, डायरेक्ट में फ्रिक्शन होता है। इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है अभी फिलहाल।
तो इसका मतलब ये नहीं कि इंजन और हैंडल और ब्रेक निकाल के फेंक दें, उनका होना जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जिससे ये सब चीजें होती हैं। देखो कैसे, मैकेनिज्म भी बताता हूं, हालांकि रोटेशनल का पार्ट है फिर भी। जानते हो इंजन गाड़ी को नहीं चलाता, न गाड़ी को, न बाइक को, न ट्रेन को, न साइकिल को, पैडल, मतलब इंजन चलाता ही नहीं है जिसमें इंजन होता है। इंजन गाड़ी को नहीं चलाता, इंजन केवल पहिया रोटेट करता है, पहिया रोटेट करता है। इसका मतलब यदि मान लो इस पे गाड़ी है तो पहिया रोटेट करता है केवल। यदि सही में स्मूथ सरफेस पे, जहां पे फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन चाप दो, एक्सेलरेशन चापे रहो, गाड़ी का पहिया घुर्र घुर्र वहीं पे घूमता रहेगा और गाड़ी तिल भर भी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इंजन चलाता नहीं, केवल पहिया घुमाता है ना। और कीचड़ उचड़ में गाड़ी फंस जाती है तो औकात उसकी दिख भी जाती है, वहां पे कीचड़ में फंसा रहता है, गाड़ी का पहिया घुर्र घुर्र घूमता रहता है, गाड़ी वहीं रहती है क्योंकि केवल पहिया घुमाता है। तो पहिया घुमाने के चक्कर में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है। ब्रेक, ब्रेक गाड़ी नहीं रोकता, ब्रेक व्हील का, पहिया का, टायर का जो पहिया है उसका सर्कुलर मोशन को सीज कर देता है। ये घूमता रहता है, ये रोक दिया जाता है, तो ये गाड़ी स्लाइड कर जाती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है पीछे की तरफ, गाड़ी रुकती है। और उसी तरह से सिमिलरली अब मैं यहां पे आने हो जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि गाड़ी ऐसे आ रही है, गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स सीधा लगता, पीछे लगता, समझ में आता है। गाड़ी ऐसे जा रही है, ऐसे, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे कैसे लग रहा है? वो मैं वहीं पे उस पॉइंट पे आना चाह रहा था इतना डिटेल में। तो ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनो कि गाड़ी ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर क्यों लग रहा है ऐसे? तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर परपेंडिकुलर क्यों लग रहा है ना? जो पहिया होता है ना, ये मान लो पिछला वाला दो पहिया, आगे वाला दो पहिया है, हैंडल को मोड़ दिया तो पहिया जो ये होता है ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन से, एक रोटेशनल मोशन होता है पहिए में, एक ट्रांसलेशनल होता है। तो गाड़ी यदि इधर जा रही है तो नीचे वाला कांटेक्ट पॉइंट ट्रांसलेशनल के कारण आगे जा रहा है और पहिया घूमने के कारण पीछे जाना चाहता है। देखो ऐसे, देखो नीचे वाला पॉइंट पीछे जा रहा है, पीछे। तो ये वाला पॉइंट रोटेशनल के कारण पीछे और ट्रांसलेशनल के कारण आगे। तो ये वाला आगे वाला और रोटेशनल वाला दोनों सुपर इम्पोज होता है। दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी नेट दिस वेलोसिटी, और टेंडेंसी इधर स्लाइडिंग की इधर होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता है। मतलब जिधर टेंडेंसी हो स्लाइडिंग की उसको सीज कर देता है, उसको ट्राई करता है, भरसक प्रयास करता है फ्रिक्शनल फोर्स रोकने की। तो अब समझ में आया कि जब हैंडल ऐसे मोड़ देते हैं और पहिया ये वाला ऐसे हो जाता है तो क्यों इसका टेंडेंसी बाहर होता है स्लिप होने का? क्योंकि रोटेशनल मोशन कांटेक्ट पॉइंट का, ग्राउंड से कांटेक्ट पॉइंट का, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का इफेक्ट पड़ने पे नेट उधर जाना चाहता है, पहिया का नीचे वाला कांटेक्ट पॉइंट उधर जाना चाहता है, ठीक है। तो उसी को फ्रिक्शनल फोर्स लगा के उधर रोकता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा। अब मैं F बराबर एम ए स्क्वायर, सॉरी F बराबर एम ए लिखने जा रहा हूं, V स्क्वायर वाला आपको याद आ गया। तो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से, फोर्स टूवर्ड सेंटर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर। जरा देखो तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स है। अच्छा हाँ, सेंटर की तरफ फोर्स बराबर मास इंटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, एक्स की तरफ फोर्स बराबर मास इंटू एक्स की तरफ एक्सेलरेशन, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन, फोर्स नेट बराबर मास इंटू नेट एक्सेलरेशन। कितना इंटरेस्टिंग है, किसी भी डायरेक्शन में लगा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से सुनो तो, यदि कोई कहता है सेंटर की तरफ कितना फोर्स, तो जरा देख के बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स है, देखो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये रहा मास 800 और ये रहा V स्क्वायर बाई आर ना, ये V स्क्वायर बाई आर मतलब 800। अच्छा हाँ,
पहले उसमें लिख देता हूँ ना, सिंबल में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। ये देखो v²/r। अब हमको बताओ, यदि मास को सिंबल में m रखते, स्पीड को v रखते और रेडियस को r रखते, तो अपने आप में फ्रिक्शनल फोर्स की यही वैल्यू है। तो कभी भी कोई चीज सिंबल में आ जाए या फिर डिजिट में वैल्यू दिया रहे, दोनों एक ही बात है, दोनों पढ़ा करो इकट्ठे। तो फ्रिक्शनल फोर्स की यही वैल्यू है, ठीक है। अब मैं वैल्यू रखता हूं जो दिया हुआ है, डिजिट में निकालता हूं। तो सिंबल भी सीखो, इसमें भी कोई ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं सिंबल में भी। अब मैं वैल्यू रखता हूं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15² रेडियस दिया हुआ है सब। ये करो तो देखो कितना आता है, 1800 आएगा, 1800 न्यूटन। दिस इज आंसर। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है 1800 न्यूटन। इंटरेस्टिंग, 1800 न्यूटन। तो अच्छा हाँ, कई लोगों के दिमाग में क्या आता है मैं बताता हूं, जो कॉमन मिस्टेक है। लोग सोचते हैं ना, मैं कहूं कि बताइए गाड़ी है 800 केजी की नैनो कार, वो 100 मीटर के रेडियस पे 54 किलोमीटर पर आवर से घूम रही है, तो बताइए उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, यही क्वेश्चन। वो कहते हैं सर म्यू देंगे तब ना, म्यू दीजिए। कॉमन मिस्टेक, म्यू से फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बताया जाता। म्यू से हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, हम लोग सिचुएशन का स्टडी करते हैं, हर चीज की लिमिट के बारे में सोचते हैं, बताते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो म्यू से लिमिटिंग फ्रिक्शन आता है, जिसका स्टडी का एक हिस्सा बनता है। फ्रिक्शनल फोर्स तो 0 से लेकर लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन तक कुछ भी लग सकता है, 0 भी लग सकता है। यदि इस गाड़ी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे चले, स्ट्रेट मोड़े ना, तो 0 फ्रिक्शन लगेगा रोलिंग में, प्योर रोलिंग, है ना। देखेंगे रोटेशनल का हिस्सा है वैसे ये। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स बताने के लिए, ध्यान से, फ्रिक्शनल फोर्स बताने के लिए हमें म्यू की जरूरत नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, 1800 न्यूटन लग रहा है। एक तो ये पॉइंट। अच्छा, यदि आपसे कोई कहे क्वेश्चन, एक एक चीज डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं, कोई हमको ये बता सकता है क्या कि कार पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये तो फ्रिक्शनल फोर्स आया है, कार पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, आप लोग बता सकते हैं? बताइए, कार पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? चलिए मैं बता देता हूं। ये देखिए, इंटरेस्टिंग, किस तरीके से मैं इक्वेशन लिखा हूं वो भी याद दिला देता हूं। ये रहा कार का मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में। किस प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ध्यान से सुन लो, यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो, कहीं पे भी किसी प्लेन में मोशन हो, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर तो फोर्स बैलेंस ही होंगे, नहीं तो उस दूसरे प्लेन में चला जाएगा ना यार। फिर से, यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो तो वर्टिकल बैलेंस होगा, मस्त है। यदि वर्टिकल बैलेंस नहीं होता, वर्टिकल बैलेंस होगा, देखो N = mg। इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुन लो। यदि वर्टिकल बैलेंस नहीं होगा तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो वो उछल जाएगी कार, एक गड्ढे में चली जाएगी, जो बता रहा था मैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो N और mg बैलेंस है, तो बताओ, अब इस पे सोचना बंद करो, ये तो कैंसिल ईच अदर। N और mg बैलेंस खत्म, बचा यही। तो आंसर है, फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर तो ये है ही, नेट फोर्स का भी यही आंसर है, क्योंकि नेट फोर्स के नाम पे 3 का सम, और ये दोनों कैंसिल आउट, केवल यही बचा है। तो नेट फोर्स का आंसर भी 800 न्यूटन है। इंटरेस्टिंग, कहीं भी ऐसे ही सोचना। मैं कहूंगा नेट फोर्स, तो क्या कहोगे? जितने फोर्स लग रहे हैं सबका वेक्टर सम, तो इसका और इसका वेक्टर सम कितना? 0। केवल यही बचा है अनबैलेंस फोर्स। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है और उसकी वैल्यू है 1800। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का भी यही आंसर है, और नेट फोर्स के नाम पे केवल फ्रिक्शनल फोर्स ही है, क्योंकि बाकी 2 फोर्स तो बैलेंस है, एक दूसरे को काट दिए, 0 कर दिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब सुनो, जो म्यू कहा गया है कि बताइए, अच्छा हाँ, वो मैं बताना भूल गया यार,
कोई आपसे ये कहे कि अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, जानते हो इसका आंसर कितना है? mg। देखो 800 इंटू 10 मतलब 8000 न्यूटन अर्थ लगा रही है। कितना इंटरेस्टिंग है, अर्थ केवल mg लगाती है। अच्छा आप सुनो, रोड कितना लगा रहा है? रोड या ग्राउंड, पता है रोड या ग्राउंड मतलब सरफेस जिस पे कार है, रोड या ग्राउंड। पता है कोई सरफेस है तो दो फोर्स लगाता है, वैसे लगाता एक ही है लेकिन हम लोग कंपोनेंट की तरफ पढ़ते हैं। पता है कार पर नॉर्मल कौन लगाया है? रोड। और पता है फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाया है? रोड, है ना। कई लोग सोचते हैं कि ये कार लगाया है, अरे कार पे तो लग रहा है, कोई अपने ऊपर थोड़ी फोर्स लगा देता है। कार, ये जितने फोर्सेस दिख रहे हैं कार पे लग रहे हैं, और लगाने वाला कोई दूसरा होता है, एक्सटर्नल, बाहरी। कार थोड़ी नाम लेना है, कोई अपने ऊपर फोर्स थोड़ी लगा रहा है। क्या मैं अपने आप को फोर्स लगा के उठा लूँ ऐसे और लेके चल दूँ अपने खुद ही को? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो ये कार पर तो बताओ ये नॉर्मल कौन लगाया? उसका आंसर है रोड। ये फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाया? रोड। इसका मतलब ऑब्वियस है, यदि कोई कहेगा कि रोड कितना फोर्स लगाया, तो ये देखो रोड का नाम F रख देते हैं, ऐसे फोर्स। वेक्टर सम ऑफ टू और परपेंडिकुलर है, इसलिए फोर्स बाई रोड एफ नेट बाई रोड कहो चाहे फोर्स बाई रेड, फोर्स अप्लाइड बाई रोड ऑन कार कहो, दोनों एक ही बात है और ये आंसर है। ठीक है, तो अंडर रूट कितना बताओ? एफ मतलब 1800 का स्क्वायर प्लस एन मतलब 8000 का स्क्वायर, जितना आएगा निकाल लेना, यही आंसर है। समझने की कोशिश करो। कोई हमसे ये कहे कि बताइए, चलिए आप रोड के द्वारा, अच्छा हाँ, रोड, कोई कहेगा रोड के द्वारा फ्रिक्शन बताइए, तब आप यही बताएंगे, तब ये नहीं बताएंगे। रोड के द्वारा फ्रिक्शन बताइए तो ये बताएंगे। रोड, अच्छा हाँ ये बैलेंस है, देखो ये भी वही है, देखो N बराबर mg 8000, है ना। ध्यान से, रोड के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स बताइए तब 1800 बताएंगे, रोड के द्वारा नॉर्मल बताइए तो 8000 बताएंगे। लेकिन रोड के द्वारा फ्रिक्शन नाम कोई ना ले, कोई नॉर्मल नाम ना ले, कोई कहे कि रोड के द्वारा फोर्स बताइए, चाहे रोड के द्वारा नेट फोर्स बताइए, चाहे रोड के द्वारा रिएक्शन फोर्स बताइए, नाम न ले, तब तो नेट ही बताना है, मस्ट है। और नेट ये है, नेट रिजल्टेंट, दो परपेंडिकुलर फोर्स का नेट होता है पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये वही फॉर्मूला है जो हम लोग जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 ना, 90 डिग्री है ना, तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, इसीलिए 2ab कॉस थीटा नहीं दिखता। जब वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखता है। क्यों होता है? ये वही वाला फार्मूला है, पहले तो ये जानो। अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि जो रोड के द्वारा फोर्स टेढ़ा लग रहा है, रोड के द्वारा, बताइए वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है। मान लीजिए कोई ये पूछे कि रोड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, बताइए वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है ना। तो बनाते हैं, देखते हैं। अच्छा एक चीज और, आप जरूर फोटो जरूर बनाया करें, है ना। फोटो बनाना बहुत जरूरी है, फोटो नहीं बनाओगे तो ये सब चीजें नहीं दिखेगी। रटना थोड़ी, फिजिक्स रटने पे तो आ ही नहीं सकता, तो फोटो बनाओ। फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये देखो नॉर्मल है, ये है ना। तो जरा tan थीटा बताओ क्या लिखूं? tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज f, ऑब्वियसली यही वाला f है, दिस इज f और दिस इज n। tan थीटा इज f बाई n, तो f भी तुम्हें मालूम है ना।
tan थीटा, ये f मालूम है ना, वैल्यू रख देता हूं, देखो tan थीटा इज इक्वल टू f की वैल्यू है mv स्क्वायर बाई r और n की वैल्यू है mg। गॉट इट? तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, mm कैंसिल हो गया, तो tan थीटा कितना, tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी, रख लेना। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, ये एंगल है रिएक्शन फोर्स का, रोड के द्वारा रिएक्शन फोर्स ऑन कार का, ये वर्टिकल से एंगल है वी स्क्वायर बाई आर जी, है ना। अच्छा हाँ, एक और कुछ बातें इस तरह की भी होती हैं, कहते हैं कि वैल्यू बताइए इसका, चलिए वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू बता देता हूं, देख लो, रख लेते हैं tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, तो 15 का स्क्वायर बाई आर 100 इंटू 10 दैट इज 0.225, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, एक तो ये सही है, tan इनवर्स 0.225, ठीक है ये। तो यदि इस तरह का ऑप्शन है तब तो ठीक है, नहीं तो एक चीज और बता दूं, हो मान लीजिए डिग्री में दिया हो, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, ऐसा है भाई कि 12 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री, 18 डिग्री, ऐसे डिग्री में दिया है, तो आप लोगों को लगेगा कि भाई ये तो हम जानते ही नहीं है, कैसे निकालेंगे, अब तो आ चुका है ना। आपको मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, जब थीटा बहुत छोटा हो ना, 30 डिग्री तक इसी तरह का होता है, मतलब tan 31/√3 टाइप का, ध्यान से सुन लो। जब ये बहुत कम होता है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अभी तक, ऐसे ही 0.2, 0.3 इस तरह का कुछ भी रहे, तो इसको छोटा ही एंगल मानते हैं हम लोग। और जब एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो साइन थीटा, tan थीटा और थीटा सब बराबर होते हैं, इसका मतलब मैं हटा लेता हूं इसको, इंटरेस्टिंग। जब एंगल बहुत छोटा हो, कहां से पता चला, ये इस वैल्यू से, यदि यहीं पे 10 रख दूंगा तब नहीं कर पाऊंगा, यहां पे tan थीटा बराबर 10 हो तो नहीं कर पाऊंगा, tan थीटा बराबर 2 हो तो नहीं कर पाऊंगा, tan थीटा बराबर 6.5 हो तो नहीं कर पाऊंगा, है ना, tan थीटा बराबर 100 हो तो नहीं कर पाऊंगा, और हमको भी नहीं आएगा। लेकिन tan छोटा हो तो tan थीटा, साइन थीटा और थीटा सब बराबर होते हैं, तो tan थीटा की जगह थीटा लिख दिया। लेकिन कब लिखेंगे ये भी सुन लो ध्यान से, इसका मतलब यही आंसर है, देखो 225 थीटा का यही आंसर है, लेकिन क्योंकि डिग्री में है तो अब कन्वर्ट कर सकता हूं, ये रेडियन में है ना, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, 0.225 इंटू 180 डिग्री पर रेडियन, ऐसे, ये देखो इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है, ध्यान से देख लो, 180 डिग्री बाई पाई इंटू 0.225, समझ में आ रहा है, बोलो ये कितना आएगा लगभग, बताओ, ये लगभग आएगा 13 डिग्री, 12-13 डिग्री आएगा ये, इंटरेस्टिंग आ गया, देखो रेडियन बाई रेडियन, पाई रेडियन है, रेडियन बाई रेडियन इंटू 180 डिग्री, ऊपर डिग्री रहेगा तभी ना डिग्री आएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नीचे 180 रखना है कि ऊपर पाई, 180 डिग्री ऊपर रखोगे, नीचे रेडियन रखोगे, तो रेडियन रेडियन कैंसिल होके ये डिग्री में आ जाएगा, ये कन्वर्जन तरीका है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आ गया, क्या मैं किया, tan थीटा की जगह थीटा इसलिए लिख पाया क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा, tan थीटा और थीटा तीनों बराबर होते हैं, मतलब कहीं साइन थीटा लिखा हुआ है तो tan थीटा लिख सकते हैं, उसकी जगह थीटा लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ये। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा
tan theta and theta all are nearly equal। ये लेकिन वेरी स्मॉल पे, ऐसा नहीं कि कहीं भी, तो कहीं पे भी tan थीटा लिखा हो, छोटा हो एंगल, तो tan थीटा की जगह sin थीटा लीजिए, tan थीटा का थीटा लीजिए, थीटा रहे तो sin थीटा लीजिए, sin थीटा रहे तो थीटा लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि सब बराबर है। तो ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। एक और चीज ध्यान दिए होंगे, एक और चीज, मुड़ने के लिए ऐसे, यदि रोड के द्वारा इतना एंगल बन रहा है इस केस में, तो उसी पे कोई और हल्की गाड़ी चले ना, भारी गाड़ी चले, कैसी भी गाड़ी चले, एंगल यही बनेगा, क्योंकि देखो मास कैंसिल हो गया है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना। 800 केजी की गाड़ी चलेगी तो भी यही एंगल बनेगा, और 80 केजी की साइकिल चले, बाइक चले, तो भी यही एंगल बनेगा। इंटरेस्टिंग नहीं? देखो, चलिए, तो हमें लग रहा है कि आपको, अच्छा, ये मैं ऐसे नहीं कह पाया, जब देखा मास कैंसिल हो जा रहा है तब ये कह पाया। ये भी समझने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात करनी है तो हम लोगों को बातचीत करनी होगी मिनिमम म्यू निकालने की। ओके, चलो देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए मिनिमम म्यू पॉसिबल कितना। इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन ये है कि गाड़ी को चलने के लिए आर रेडियस पर चलने के लिए मिनिमम म्यू पॉसिबल कितना। तो करता हूं, ध्यान से सुन लोगे। हाँ, अच्छा, हाँ, एक चीज मैं भूल गया जो आप लोगों को सबको ध्यान रखना चाहिए। हर एक का अपने एक फंडामेंटल तरीका होता है ना। फ्रिक्शन के क्वेश्चन में एनालिसिस के इर्द गिर्द हमेशा एफ मैक्स आता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है सब चीज की लिमिट। ध्यान रखो, फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया नहीं कि खटाक से हमें क्या लिखना चाहिए, एफ मैक्स। तो अभी तक मैं नहीं लिखा, ये गलती है हमारी, और आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए जब आप कोई चीज प्लान कर रहे होंगे। तो चलिए मैं करता हूं ना। चलिए, आपको याद होगा मैं फ्रिक्शनल फोर्स निकाल चुका हूं जिसकी वैल्यू है m/v²/r, याद है। और ये जिसको मैं बोल रहा था कि मेरी गलती हो गई है, मैंने गलती कर दिया, एफ मैक्स। याद है मैं कहा था कि फ्रिक्शनल फोर्स बताने के लिए तुम्हें म्यू की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है म्यू की जरूरत। ये मैक्सिमम, इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, इसे मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन बोलते हैं, इसे फ्रिक्शन की औकात बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं, है ना। तो ऐसे, तो ये फ्रिक्शन थोड़ी है। क्या ये फ्रिक्शन है ना? हो सकता है, पर फ्रिक्शन है नहीं। हो सकता है, वो बाद में देखा जाएगा एनालिसिस में। ये समझना बहुत जरूरी है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और लिमिटिंग का होने ना होने से मतलब नहीं होता। गाड़ी गई भाड़ में, गाड़ी सरकी, स्लाइड आउट, गड्ढे में गिर गई, खाई में गिर गई, रुकी हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इसका अपना वैल्यू होता है। तो वैल्यू होता है तो लिख लेते हैं, जब वैल्यू होता है तो। एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू mg है, देखो mg, ये देखो। इसकी थ्योरी अलग से समझो, कुछ करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है अलग से समझो, और जनरल थ्योरी एक और समझो। जानते हो क्या समझो? F लेस देन और इक्वल टू F मैक्स। ये जो लिख रहा हूं स्टेटमेंट ना, ये वाला, ये वैल्यू लिखा हूं, ये भी जनरल है, इस क्वेश्चन का नहीं है। ये इस क्वेश्चन का हो सकता है, ये जनरल है और ये जनरल है, ये इस क्वेश्चन का नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम के बराबर या उससे छोटी हो सकती है। इसीलिए कह रहा था कि देखो, ये इसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। फ्रिक्शनल फोर्स ये है फ्रिक्शनल, ये समझना है। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स बताने के लिए म्यू की जरूरत नहीं होती है, एफ मैक्स को बताने के लिए म्यू की जरूरत होती है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स होता नहीं है। हो सकता है भाई गाड़ी सरकेगी,
जब चीजें सरकती हैं तो मैक्सिमम लगता है ऐसे। तो ये एक थ्योरी है और इस थ्योरी के ही इर्द गिर्द फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। दुनिया में जहां देखो वही फ्रिक्शन है। तो कितनी बड़ी चीज सीख रहे हैं। हमेशा हमेशा क्वेश्चन में क्या हो रहा है वहां से फ्रिक्शन आता है और नॉर्मल रिएक्शन और म्यू एन से मैक्सिमम आता है। ये दोनों को उठा के बार बार यहीं रखते हैं हर क्वेश्चन में जहां पे इस तरह की एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो रख ही देता हूं यार, ये देखो एफ यहां से कैलकुलेट किया हूं तो रख लेता हूं v स्क्वायर बाई आर और लेस देन इक्वल टू ये रख लेता हूं म्यू एम जी। इंटरेस्टिंग, एम एम कैंसिल। ध्यान दिए, म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। ये देखो म्यू। अब देखो कोई चीज म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोई चीज किसी चीज के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तो मिनिमम इतना हो। इनइक्वालिटी में तो मैक्सिमम है लेकिन वैल्यू मिनिमम आती है, मैक्सिमम नहीं है। इनइक्वालिटी में ग्रेटर है, म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है जब कोई चीज किसी के बराबर या उससे बड़ा हो तो मिनिमम डिफाइन होता है, और जब कोई चीज किसी के बराबर या उससे छोटा हो तो मैक्सिमम डिफाइन होता है। ध्यान से सुन लो, इंटरेस्टिंग है ये भी। यदि म्यू की वैल्यू या तो इतना हो या इतने से ज्यादा हो तो मिनिमम इतना हो। तो इसीलिए यहां से क्या निकाला मैं, म्यू मिनिमम। और जब मिनिमम लिखूंगा तो तब बराबर लिखूंगा v स्क्वायर बाई आर जी। गॉट इट? ये है वैल्यू कितनी आएगी इस केस में बताओ, 0.225। v रख लो, v रख लो, r रख लो और g 10 रख लो तो म्यू की वैल्यू इतनी आई। आंसर है यही। मतलब जिस ग्राउंड में गाड़ी दौड़ रही है आर रेडियस, 100 मीटर के रेडियस में इतने स्पीड से दौड़ रही है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर, हॉरिजॉन्टल रोड पर, तो म्यू का मिनिमम इतना होना जरूरी है। या तो इतना हो या इतने से ज्यादा हो। कार के टायर और रोड के बीच में इतना म्यू हो या इससे ज्यादा हो। यदि इससे कम हुआ तो गाड़ी उस ट्रैक पे नहीं चल पाएगी, सड़क के बाहर चली जाएगी। इसकी डाउट है ना, ये समझना है। मिनिमम वैल्यू आ गया तो सिंबल में भी जानो, डिजिट में दिया हुआ है तो जानो, ये इंटरेस्टिंग है, राइट। चलो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। अच्छा एक चीज नोटिस किए, यदि मान लो इतना या इतने से ज्यादा है, वैल्यू देखो, तो यदि सेम टायर लगा हो और होंडा सिटी हो चाहे नैनो हो, मतलब हैवियर हो चाहे लाइटर हो, मतलब भारी गाड़ी हो चाहे हल्की हो, यदि टायर सेम कंपनी का, C8 का या MRF का, इसलिए टायर सेम की बात कर रहा हूं ताकि सरफेस पे डिपेंड करता है म्यू, वेट वोट पे नहीं करता, सरफेस कांटेक्ट पे। तो जो स्पाइक्स होते हैं टायर में, देखे होंगे गड्ढे वड्ढे स्पाइक्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बने होते हैं उसमें, तो स्पाइक्स पकड़ मजबूत रहता है, तो उसके कारण म्यू ज़्यादा रहता है ना दोनों सरफेस के बीच में। तो यदि सेम टायर लगाया जाए तो म्यू, अच्छा सेम टायर क्यों कहा जा रहा है, ताकि म्यू सेम रहे नैनो के लिए भी और होंडा सिटी के लिए भी, बस नॉर्मल कम ज़्यादा होगा ये mg। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट, m पे डिपेंड नहीं करता। ये देखो ये कहाँ से पता चला, क्योंकि m कैंसिल हो गया ना, इसलिए पता चला। ये भी ध्यान देना है ना, तो m कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यदि नैनो कार उस पे मुड़ गई तो होंडा सिटी भी मुड़ जाएगी, चलेगी। यदि नैनो कार स्लिप कर गई क्योंकि इससे कम था तो होंडा सिटी भी 54 से चलेगी तो स्लिप ही होगी, और ट्रक भी चलेगी, उसे यदि वही टायर रहा तो वो भी स्लिप होगी, चाहे लोडेड ट्रक हो चाहे हल्की हो।
अच्छा ट्रेन भी चला दोगे तो भी वो भी सरक जाएगी यदि इसी तरह का वही टायर लगाया जाए तो। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो लंबा है क्या है क्यों है। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये भी समझना है। क्यों मैं कह पाया कि सेम सिचुएशन सबके लिए होगा, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता। आगे बढ़ता हूं और देखते हैं कि क्या क्या और संभावनाएं हैं। ये देखिए सभी लोग देखें कि यहीं से मैं कई चीजें निकालने जा रहा हूं। ये देखो, यदि कोई हमसे कहेगा, अच्छा हाँ ये वाला आ गया, मिनिमम म्यू वाला आ गया। कोई हमसे ये कहेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्पीड, यदि कोई हमसे पूछेगा v कितना, तो v निकाल देता हूं यार। देखो v यहीं से। अच्छा मैं क्वेश्चन में अलग अलग बात करूंगा तो लगेगा जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन है, जबकि सब कुछ यही निकालोगे, यही लिखोगे और यही आएगा और इसी में सब कुछ है। ये कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, यहीं पे जो इनइक्वालिटी से मैं निकाला हूं यहीं से दिख रहा है। v निकालो जरा, rg को इधर करो, तुम्हें मिलेगा v लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। हाँ ये देखो, यहीं से ये आया है, यहीं से ये भी आया है। इसका मतलब समझ रहे हो, यदि मैं म्यू ना पूछूं यहां तो म्यू निकाला हूं। आपने अच्छा जो क्वेश्चन दिया था उसमें म्यू पूछा था। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से सुन लो। यदि मैं आपसे ये कहूं कि 100 मीटर का एक सर्कुलर रोड है, 100 मीटर का सर्कुलर रोड है और आर और म्यू है इतना, तो बताइए सेफ ड्राइव के लिए कितना मैक्सिमम स्पीड से चला सकते हैं। म्यू इतना दिया हूं, रेडियस 100 दिया हूं, तो बताना है कितने मैक्सिमम स्पीड से चला सकते हैं। आंसर है 54। यदि 54 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ आपका तो स्लाइड आउट। इतना जल्दी कैसे निकाल दिया? क्योंकि जब ये निकाला था ना, नोन और अननोन बदल जाते हैं। जब ये दिया था तो ये निकाले हो, अभी मैं ये दिया हूं और ये दिया हूं तो ये निकालोगे, और जब मैं ये और ये दूंगा तो ये भी निकलेगा। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान दो, इस रिलेशन में 4 ठो है, पर अर्थ के लिए जी कांस्टेंट होता है। नहीं तो मैं वी आर और म्यू देके किसी अननोन प्लैनेट पर मैं कह दूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे बताओ, तो जी भी निकालोगे। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। मैं कह दूं कि अननोन प्लैनेट पे कोई चला रहा है और तीनों आइटम दे दूं, ये वाला और ये वाला, तो कह दूं वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन तो किए ही नहीं है, जबकि यही फोटो, यही वैल्यू, यही इक्वेशन, यही कैलकुलेशन और यही रिजल्ट आएगा और यही आंसर है। ऐसे ही ये समझना है। तो देखो आ ही गया। कोई चीज या तो इतना हो या इतने से छोटा हो तो क्या आता है? मैक्सिमम इतना। ध्यान से समझ लो, सिंबल में इतना, मतलब मैं रेडियस दे दूं, म्यू दे दूं, जी जानते ही हो, तो आप निकाल सकते हैं कि उस सर्कुलर रोड पे कितने मैक्सिमम स्पीड से चला सकते हैं। या तो इतने मैक्सिमम से चलाइए या तो उससे कम से चलाइए। ज्यादा से चलाए तो गए काम से, स्लाइड आउट। देखो यहीं से आ रहा है, यहीं से एक और आएगा। देखो ये देखो, इमेजिन करो, देखो क्या क्या निकाल लिए। देखो यहां से म्यू निकाल चुके हैं, यहां से v निकाल चुके हैं। अब r देखो, r की वैल्यू, r ग्रेटर देन और इक्वल टू v स्क्वायर बाई म्यू जी। हाँ ध्यान से, ये यदि मैं v दे दूं, म्यू दे दूं, म्यू कुछ भी दे सकता हूं, अभी फिलहाल मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो म्यू आया है वही दिखा दे रहा हूं, और जी आप जानते ही हैं 10। क्वेश्चन सुनो, मैं अपना गाड़ी लिया, एक ग्राउंड है बड़ा सा, मैं अपना गाड़ी लिया और
कांस्टेंट स्पीड से भागे पड़ा हूं, इधर उधर 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 ऐसे ऐसे इधर उधर भाग रहा हूं ना, ऐसे इमेजिन करो, ध्यान से सुनो, ऐसे ऐसे। तो मैं कह रहा हूं कि मैं कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा हूं, एक्सेलरेशन अपना चापा हुआ हूं जितना, और वो एक स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है एयर रेजिस्टेंस कुल मिला उला के। अब बताना ये है कि मैं अपने गाड़ी को, चाहे बाइक हो चाहे कार हो चाहे इवन साइकिल भी, मैं बताना है कि मैं कितना कम से कम रेडियस बना के मुड़ सकता हूं खटाक से, ऐसे, है ना, कितना कम से कम रेडियस बना के मैं मुड़ सकता हूं। यदि उससे कम बनाया तो हमारी गाड़ी सरक जाएगी या टॉपल उलट जाएगी। तो बताना है वो कितना मिनिमम रेडियस हो सकता है। मैं इधर उधर भाग रहा हूं, देखो ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसा नहीं कि मनमानी, एक बार अपना बाइक या साइकिल जब चलाते होंगे तो स्पीड में, फुल स्पीड में रहिएगा, अचानक मोड़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स कहेगा माफ करिए हम मोड़ नहीं पाएंगे, रहने दीजिए, हो गया, हमारा एक लिमिट है, उतना ही हम कर सकते हैं। ये नहीं कि खटाक से मोड़ के बहुत कम रेडियस लप से मोड़ दिया और मुड़ भी गए, ये नहीं हो सकता, है ना। तो ये देखिए, आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू या तो इतना होगा या इतने से ज्यादा होगा, मतलब मिनिमम इतना होगा। देख रहे हो क्या क्या, यहीं से सब कुछ आ गया, ये देखो, मिनिमम इतना होगा, ठीक है, v² बाई आर जी। सोचो, बल्कि जी भी मैं पूछ सकता हूं किसी अननोन प्लैनेट पे, कह दूंगा कि जी बताइए मिनिमम जी उस प्लैनेट पे कितना होना चाहिए, तो आंसर कितना होगा, जी को इधर कर लो, लिख ही दूं क्या आया, लो, जी ग्रेटर देन इक्वल टू v² बाई म्यू आर। जी की वैल्यू या तो इतना हो या इतने से ज्यादा हो, तो मिनिमम इतना जी हो किसी प्लैनेट पे, नहीं तो चल ही नहीं सकते तुम। यहाँ पे v भी देना पड़ेगा, म्यू भी देना होगा, आर भी देना होगा, सब देना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है ये, है ना। सो आप इमेजिन करें कि कितनी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की और इन सबको निकालने की, है ना। सारा कुछ बताया जा सकता है, और हर क्वेश्चन में लग रहा है जैसे कुछ नया बात हो रही है। किसी अदर प्लैनेट पे गाड़ी इधर उधर आए बाएं दाएं कुछ मोड़ रहे हो तो मिनिमम कितना रेडियस बना सकते हो, है ना, राइट। मिनिमम कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर बना सकते हो किसी गाड़ी का, चलते हुए गाड़ी का, वो किस पे डिपेंड करता है, सॉरी ये म्यू है, यहाँ पे म्यू रहेगा। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बना सकते हो, v² बाई म्यू जी बना सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन म्यू, योर स्पीड एंड जी। इंटरेस्टिंग। तो ये ध्यान रखना कि इतनी सारी पॉसिबिलिटी है ना। यदि इमेजिन करो कि तुम कैलकुलेशन नहीं जानते हो, राइट, तो चलो मैं पूछ लेता हूं यहीं से। यदि कोई गाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर से कोई स्पीड से भाग रहा हो, आए बाएं दाएं आड़ा टेढ़ा भाग रहा है, म्यू की वैल्यू इतनी है, v की वैल्यू इतनी स्पीड से भाग रहा है और म्यू की वैल्यू इतनी है, तो बताइए सबसे कम रेडियस बना के कितने रेडियस में मुड़ सकते हैं। आंसर आएगा 100 मीटर, क्योंकि वही डेटा दे दिया हूं। वैसे कुछ भी आ सकता था, यदि मान लो यहाँ पे म्यू की जगह 1 रख दूं, 0.1 रख दूं ना, 0.3 रख दूं, कुछ भी, तो नया आ जाएगा रेडियस। तो इसका मतलब 100 मीटर में ही मोड़ सकते हो, या तो 100 में मोड़ो या 100 से ज्यादा में मोड़ो, या तो 100 से ज्यादा में मोड़ो या 100 में मोड़ो। 100 से कम किए, 99 किए मीटर रेडियस से फटाक से मोड़ने का, तो आपकी गाड़ी सरक जाएगी या टॉपल हो जाएगी, उलट जाएगी। रीजन आपके सामने है। तो हमको लग रहा है कि कितना रियल लाइफ से कनेक्टेड है, यू कैन इमेजिन इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये डिटेल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सबको रटना नहीं है, ठीक है, इन सबको रटना नहीं है, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था, एक और क्वेश्चन है कि उसमें एक टॉय है, गाड़ी में एक टॉय है, और जैसे ही गाड़ी को सर्कुलर मोशन में मुड़ रहे होंगे ऐसे, तो जो अंदर में टॉय है, फोटो बना देता हूं, गाड़ी का बड़ा फोटो बना देता हूं, ये देखो, गाड़ी यही रेडियस में मुड़ रही है,
तो जब ऐसे रेडियस आर रेडियस में मुड़ोगे ना तो इसमें एक टॉय है तिरछा हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? तो जितने रेडियस में गाड़ी मुड़ेगी, जितने रेडियस में गाड़ी मुड़ेगी, टॉय वैसे ही उधर की तरफ हो जाएगा, एंगल बन जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे घूमेगा, गाड़ी के साथ वैसे ही टॉय टेढ़ा रहेगा। इसलिए इसका मतलब जो रेडियस गाड़ी का होगा वही रेडियस अंदर टॉय का होगा, पर टॉय तिरछा हो चुका होगा। या इमेजिन कर पा रहे हैं? जब गाड़ी ऐसे मुड़ेगी, ऐसे ऐसे, तो टॉय उधर रेडियली आउटवर्ड की तरफ टेढ़ा हो जाएगा। बताना है कितना एंगल होगा। ठीक है, बताते हैं। इसमें नया क्या है? नीचे mg, इधर t, रस्सी वाला, ये टॉय का मास है। मान लेते हैं कि सीलिंग से थीटा एंगल बन रहा था। ठीक है, ये भी थीटा। बताओ ऊपर की तरफ कितना? t cos थीटा, इधर की तरफ t sin थीटा ना। इधर देखो सेंटर की तरफ कितना फोर्स? t sin थीटा। जो गाड़ी का सेंटर है वही टॉय का भी होगा, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और t cos थीटा ऊपर बराबर नीचे, है ना, इस तरह का पढ़े हुए हैं। सो tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। आपको नहीं लग रहा है कि जहां देखिए वहीं पे वी स्क्वायर बाई आर जी आ रहा है? tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, म्यू मिनिमम बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी, एक्सप्रेशन बराबर वी स्क्वायर बाई आर, इस टाइप का वी स्क्वायर बाई आर जी। एंगल ऑफ फोर्स विथ वर्टिकल इज tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। हैंगिंग टॉय का वर्टिकल से एंगल बराबर tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाई आर जी। जहां देखिए वही। इसका मतलब लग रहा है कि यदि तुक्का मारना भी होगा कहीं तो वी स्क्वायर बाई आर जी सही हो जाएगा, कोई एंगल उंगल की बात कोई करे तो दिस एंगल मेड बाय स्ट्रिंग ऑफ हैंगिंग टॉय इनसाइड द कार, ये वाला, राइट। अच्छा, इसको ऐसे इमेजिन करें क्या? जरा इमेजिनेशन का लेवल देखिए। अच्छा, ये समझ में आ गया हैंगिंग टॉय का? इमेजिनेशन का लेवल देखिए, देखता हूं कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। इमेजिनेशन का लेवल देखिए। ये देखिए इमेजिनेशन का लेवल। इसको मिटा दूं क्या यार? चलो, इमेजिनेशन का लेवल देखिए आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। ये देखिए, यदि मैं ये कहूं कि ये देखो, यदि रस्सी से कार को बांध दें, रस्सी से कार को बांध दें और कार का नीचे से जमीन हट जाए, रस्सी से यहाँ पे इसके एक्सिस पे सर्कुलर ट्रैक जो रोड का है उसके ऊपर रस्सी से बांध दें, और उसी के लॉन्ग, जिसके लॉन्ग रोड के द्वारा फोर्स था, चाहे हैंगिंग टॉय का डायरेक्शन था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हैंगिंग टॉय का भी एंगल वही आया है, रोड के फोर्स का भी एंगल वही आया है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, तो टांग दें तो याद करो, मैं कॉनिकल पेंडुलम पढ़ाया था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, याद आ रहा है? तो जैसे कहते हैं पैरों तले जमीन खिसक गया, वैसे ही कार तले जमीन खिसक गई। तो अब इसी से वो घूमेगी कार ऐसे हवा में ऐसे, और रेडियस यही बनेगा। बस अंतर इतना होगा कि रोड का जो फोर्स था वो रस्सी का फोर्स हो जाएगा, काम वही होगा। कितना इंटरेस्टिंग है। जो पीछे कोनिकल पेंडुलम पढ़े हैं वही वाला है। क्यों मैं ऐसा कह पाया? क्योंकि वही एंगल है, सब कुछ वही है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशन का लेवल कितना इंटरेस्टिंग है। यदि जमीन हटा दिया जाए और उसको सेंटर पे इसी डायरेक्शन में बांध दिया जाए जो रोड का फोर्स का डायरेक्शन था, चाहे, तो इसका मतलब ये है कि जो अंदर में टॉय था, जितने एंगल पे बना हुआ था वो उसी के अलॉन्ग होगा जो रस्सी से बंधा हुआ कार का है, और रोड का भी डायरेक्शन वही है जो रस्सी से बंधा हुआ कार का है। गॉट इट? लेकिन आप उसके अलॉन्ग नहीं बांधेंगे, किसी और के अलॉन्ग बांधेंगे और नीचे से जमीन खिसक जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तब कार ऐसे ऐसे करके चलेगी, ऐसे ऐसे, क्योंकि आपने वैसा बैलेंस ही करके नहीं बांधा। तो आप इसी के अलॉन्ग बांधेंगे तभी केवल ऐसे गाड़ी हवा में कोनिकल पेंडुलम की तरफ चलेगी।
यदि आप उसे कम ज़्यादा कर देंगे तो गाड़ी ऐसे ऐसे घूमेगी तो, पर ऐसे ऐसे करके, क्योंकि आपने बैलेंस बांधा ही नहीं है, उस डायरेक्शन में बांधा ही नहीं था। कितना इंटरेस्टिंग है ये। चलिए, हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अंतिम क्वेश्चन में दिया था कि गाड़ी तो इतने ही से चल रही थी, 54 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 15 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी। आपको बताना ये है, रेडियस भी आपको पता ही है, रेडियस भी दिया था 100 मीटर। आपको बताना ये है कि यदि उसी ट्रैक पर चलते हुए 54 से ही यदि मैं एक्सेलरेशन चाप दूं और रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड 2 हो जाए, मतलब स्पीड 2 के रेट से बढ़ने लगे, तो जो कहा जा रहा है मैं अच्छे से लिख लेता हूं। करें स्पीड के बढ़ने का रेट उसी मोमेंट पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड, मैंने एक्सेलरेशन चापा, 54 से तो गाड़ी चल ही रही थी, मैंने एक्सेलरेशन चापा और इस रेट से स्पीड बढ़ने लगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ने लगा इतने स्पीड से, राइट, इतने स्पीड से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ने लगा। तो बताना है इसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना है। लोग क्या कहेंगे, सर यही तो है। तो गलत सोच रहे हो, ये एक्सेलरेशन नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। स्पीड को बढ़ाने घटाने वाला केवल एटी होता है, वो ए नहीं होता। ए आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ए तो ये होता है हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना। तुम्हें पता है एसी हम लोग निकाले थे, एसी याद है ना, v²/r, ये v²/r, राइट। सो ये कितना आया था याद है, 2.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ, हमेशा कहीं भी मैं तो कहता हूं कि कर्व मोशन में आपके दिमाग में ए के नाम पे यही होना चाहिए, भले ही इसमें से कोई एक हो या ना हो, और खासकर एक न हो या ना हो तो क्या यही होना नहीं होना हो सकता है, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता। कि कर्व मोशन में डायरेक्शन बदलेगा, और डायरेक्शन बदलने की औकात इसी के पास है, इसकी औकात ही नहीं है, ये तो केवल मैग्नीट्यूड बदलता है। तो ये दोनों आपके दिमाग में होना चाहिए। 80 दिया था, क्वेश्चन में ही दिया था कि ये हम दे रहे हैं रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड, और ये 2.225 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जितना आएगा उतना आएगा, यही आंसर है, राइट। हमें लग रहा है कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रहेगी, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही टेंशन की भी वैल्यू वही है जो फ्रिक्शनल, जो फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन कार की है। जब हवा में तैरने लगेगी ऐसे कोनिकल पेंडुलम की तरह कार घूमने लगेगी विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड, तो वही टेंशन का वैल्यू भी है जो √8000 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर किए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है बैंकिंग ऑफ रोड, पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसी में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि सिटी में जब गाड़ी चलती है, शहर में, कहीं पे गांव में, देहात में, टाउन में, स्मॉल टाउन्स में, सो गाड़ी चलती है तो कहीं चौराहे पे आप मुड़ते हैं, कहीं कॉलोनी में मुड़ते हैं, कहीं ना कहीं मुड़ते ही रहते हैं आप कहीं जाने के लिए, तो वहाँ पे आप अपना स्पीड भी स्लो कर लेते हैं और फ्रिक्शन सफिशिएंट होता है मुड़ने के लिए। हालांकि फ्रिक्शन की लिमिटेशन होती है, वो एफ मैक्सिमम जो अभी से बात कर रहा था, तो सफिशिएंट होता है मुड़ने के लिए, और सफिशिएंट नहीं होता है तो स्पीड कम कर लेते हैं। क्योंकि आप कभी बहुत तेज जाके कहीं चौराहे पे मुड़ के देख लीजिएगा, उतने ही स्पीड पर फ्रिक्शन कहेगा कि हम मोड़ नहीं पाएंगे, जाइए सड़किए नहीं, बाहर जाइए आप, तो सड़क के गिर जाएंगे आप, है ना। तो हम लोग स्पीड कम कर लेते हैं, और कम करने का स्कोप भी रहता है क्योंकि हम लोग 80
मैक्सिमम हम 60-70 चलाते हैं तो कम कर लेते होंगे कॉलोनी वॉलोनी में, और ऐसे रोड पे सिटी में तो और भी 40-50 ही स्पीड रहता है। लेकिन जो हाईवेज बने होते हैं, हाईवेज इसलिए नहीं बने होते कि स्पीड स्लो हो, यही रीजन है कि हाईवेज पे स्पीड ब्रेकर नहीं होता, हाईवेज में शार्प टर्निंग नहीं होता, क्योंकि वो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मीट करने के लिए, चाहे कहीं कंपनी होगी तो दूर दूर तक पहुंचाने के लिए मटेरियल जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए वो हाईवेज बने होते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है, डिमांड होती है किसी कंट्री की, किसी समाज की कि चीज़ें सप्लाई हो दूर दूर तक। तो हाईवेज इसलिए बने होते हैं ताकि बिना स्पीड कम किए वो मुड़े, बिना स्पीड कम किए वो चीज़ें चलती रहें, स्पीड ब्रेकर ना हो, है ना। इसलिए ताकि एवरेज स्पीड, कोई कन्याकुमारी से कोई प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर में कंपनी बना रही जा रहा है ना, तो हाईवेज के थ्रू जाएगा, नहीं तो यदि इसी तरह का नॉर्मल सा रोड होगा, स्पीड ब्रेकर होगा, शार्प टर्निंग होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे केस में रोड को सेफ ड्राइव के लिए और हाई स्पीड पर ही, जब रोड टर्न होती है ना, रोड ऐसे चल रही है और रोड टर्न होती है तो ऐसे आउटर रेडियस को उठा दिया जाता है, ऐसे, समझ आ रहा है। जैसे रोड ऐसे चल रही है फ्लैट, तो सीधा चल रही है तो चल रही है, और जब जैसे ही टर्न होती है तो ऐसे उठा दिया जाता है रोड। इमेजिन कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मेरे पास पेपर है, ये देखो रोड ऐसे आ रही है तो आ रही है रोड ऐसे, और जैसे टर्न करती है तो ऐसे रोड हो जाती है, देखो ऐसे गाड़ी इस पे चलती है। इसकी बैंकिंग इस पे डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रोड की कितनी है, लेकिन ट्राई किया जाता है कि कर्वेचर ज़्यादा ही हो ताकि ज़्यादा बैंकिंग न करना पड़े। सो टू रेज आउटर रेडियस बाय सम अमाउंट टू मेक inclined road with horizontal, this process, this phenomena is known as what? Banking of road। इसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, ठीक है। और इस पे डिपेंड करता है कि कितने स्पीड के लिए रोड बनाई गई है। और तो मैं अभी घर से गांव से आ रहा था, किसी काम से गया था, तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे हाईवे जो बगल में है बनारस के, वहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की रोड नहीं है, नहीं तो फ्रांस में तो बहुत ज़्यादा स्पीड की भी रोड है। हिल स्टेशन में यदि कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे बैंकिंग की जाती है, देखे होंगे ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके रोड ऐसे आती रहती है और फिर रोड ऐसे हो जाती है। डेथ वेल देखे होंगे, जो मौत का कुआं होता है उसमें ऐसे रहता है, देखो उसके अंदर चलते हैं सब चीज़ें, ध्यान दिए होगे। सो बैंकिंग रोड में मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा होता है उसको। ये देखिए, ये देखिए, आप लोगों को शायद नजर आ रहा होगा कि जब ये टर्न कर रही है तो रोड बाहर, आउटर रेडियस। अच्छा, आउटर रेडियस किसे बोलते हैं? जब गाड़ी ऐसे मुड़ती है ना, तो जब लेफ्ट में मुड़े तो इसको आउटर कहते हैं, बाहर। इधर राइट में मुड़े तो लेफ्ट वाले को आउटर कहते हैं। गाड़ी राइट में मुड़े तो ज्यादा रेडियस ये बनाएगा ना, ज्यादा रेडियस ये बनाएगा, और जब ऐसे मुड़ेगे तो ज्यादा रेडियस ये बनाएगा, तो ऐसे। तो ये देखो बैंकिंग कर दी गई है जब टर्न कर रही है रोड। हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये देखो गाड़ी, देखो रोड बैंक्ड है, देखो यहाँ पे जो गाड़ी बाइक वाले चला रहे हैं तो यहाँ पे बैंकिंग है, देखो ऐसे है, दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। बहुत ज़्यादा बैंकिंग नहीं है क्योंकि बहुत हाई स्पीड इस तरह का नहीं है, 200-300 किलोमीटर पर आवर का नहीं है। यदि 200-300 किलोमीटर का पर आवर का होता तो ऐसे रहता, ऐसे ऐसे। गॉट इट? सो ये भी बैंकिंग ऑफ रोड दिख रहा होगा आप लोगों को शायद। ये देखो, ये रोड ऐसे नहीं, इस पे नहीं जाना, ये रोड नहीं है, ये रोड इसको बनाया गया है ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे। तो वो फोटो है, और ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इतने रेडियस पे रोड मुड़ रही है, तो आउटर साइड को उठा दिया गया है, आउटर साइड को, रोड को। गॉट इट? है ना? हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखो वही वाला जो अभी दिखाया था, एंगल भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। जितना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कम करोगे एंगल बढ़ता चला जाएगा, और जैसे फ्लैटन होगा रोड वैसे ही फिर से डाउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आउटर रेडियस को उठा हुआ ये पार्ट है ना। एनीवे,
सो हमें लग रहा है कि आज का क्लास समझ में आया होगा। और ये भी है कि ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है, अच्छा बैंकिंग ऑफ रोड से कहीं ऐसा ना आप लोग कंफ्यूजन में हो जाए कि बैंक से लोन लेके रोड बनाना है ना। ऐसा नहीं है कि बैंक से लोन लेके या फिनेंस करके रोड बनाने को बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। देयर इज ओनली टू रेज आउटर रेडियस बाय सम अमाउंट टू मेक इट इंक्लाइंड। रोड को हम लोग थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं, और इसलिए ऐसा करते हैं, पता है क्यों? इसलिए ऐसा करते हैं ताकि ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन होता है, लेकिन रोड को टेढ़ा इसलिए करते हैं ताकि नॉर्मल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल हो जाए एक कंपोनेंट मोड़ने के लिए। तो रोड पे फ्रिक्शन होता है, पर इसलिए इसको करते हैं रोड की बैंकिंग। यदि फ्लैट रोड रहेगा तो नॉर्मल यूज नहीं हो पाएगा मोड़ने के लिए। नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। एमजी किधर लगेगा? नीचे। तो न एमजी मोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न नॉर्मल। लेकिन जब ऐसे करोगे तो एमजी तो हमारे बस में नहीं है, वो तो नीचे ही लगेगा। लेकिन ऐसे कर दोगे तो नॉर्मल टेढ़ा हो जाएगा। इसके दो कंपोनेंट इधर और ऊपर, तो ऊपर वाला कंपोनेंट एमजी को बैलेंस करेगा, लेकिन ये वाला सेंटर की तरफ हो जाएगा जो मोड़ने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। तो भले ही एमजी हमारे बस में नहीं है, पर कितना नायाब थ्योरी है कि हमारे बस में सरफेस का तो नॉर्मल तो है, टेढ़ा कर लिया। तो हालांकि फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन हमें रेंज प्रोवाइड कर देता है स्पीड का। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर बैंकिंग कितने एंगल पे करना चाहिए और किस पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे, किन किन फैक्टर पे। मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि कौन कितना टफनेस, कितना प्रेशर पड़ेगा, कंक्रीट और गिट्टी बालू किस तरह का होना चाहिए, कितना एंगल उठा होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, पर्टिकुलर स्पीड के लिए। तो अगले क्लास में डिटेल डेरिवेशन और इन सब चीज़ों को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस पे सोचिएगा। थैंक यू सो मच।